जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं समस्याग्रस्त मृदाओं के अंदर चौथे प्रकार की मृदा के बारे में पढ़ने वाले हैं और उस मृदा का नाम है मृदा क्षरण। जो मृदा क्षरण होता है, जिसको हम इंग्लिश में सॉइल इरोजन के नाम से जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और इससे भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वन लाइनर के अंदर सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं ये किन किन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कृषि विभाग की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे वो हमारे जेट हो, आईसीआर हो, चाहे फिर वो हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, AA हो, A हो या फिर AF हो, जितने भी कृषि विभाग से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम किन किन बिंदुओं का ऊपर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे सामान्य परिचय, यानी कि जो हमारा सॉइल इरोजन होता है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होते हैं, इससे परिभाषा क्या होती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में आएंगे प्रमुख कारण क्या है, यानी कि अगर मृदा जो क्षरण हो रहा है उसके पीछे के प्रमुख कारण क्या है, उसके पीछे के प्रमुख ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन को बढ़ावा मिलता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि जो सॉइल इरोजन जो होता है वो कितने प्रकार से हो सकता है, जिसके अंदर प्रमुख रूप से 4 प्रकार आते हैं, उनके बारे में हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में आता है हमारे प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो अगर मृदा जो क्षरण हो रहा है इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक जो होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो वो हमारे प्रमुख कारण और प्रभावित करने वाले, यानी कि अगर ये जो कारण जो होंगे अगर इनको हम कंट्रोल कर लेते हैं वही हमारे क्या हो जाते हैं, प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर आ जाते हैं। तो उनके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और लास्ट में आएगा हमारे संरक्षण की विधियां, यानी कि जो सॉइल इरोजन हो रहा है इसको हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अंदर 2 विधियां आती है, एक तो आती है सस्य विधि है जिसको हम कल्चरल प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं, और दूसरा आता है हमारे मैकेनिकल प्रैक्टिस या फिर हम कह सकते हैं यांत्रिक विधियां आती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ में हमारा जो अध्ययन के जो प्रमुख बिंदु रहेंगे, ये 5 प्रमुख बिंदु रहेंगे। अब इनके अंदर हम सेपरेट डिस्कशन करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या बातें हमें याद रखनी है, किन बातों को हमें स्किप करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आप भी इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सेशन को प्रारंभ करने से पहले आप सभी भी अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, इसके प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि नोट्स हमेशा एक बार बनाए जाते हैं, उसके बाद में उसमें करेक्शन किया जाता है, सुधार किया जाता है, क्योंकि कई सारे डेटा होते हैं जो बदलते रहते हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बदलती रहती है, तो उनको हमें करेक्शन करना होता है। नोट्स हमेशा एक बार बनाए जाते हैं, बार बार नहीं बनाए जाते। तो उसी के साथ में हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं मृदा क्षरण। तो सबसे पहले हम इस अर्थ को समझते हैं कि मृदा क्षरण कहते किसे हैं। तो मृदा क्षरण का अर्थ होता है कि मृदा के कणों का अलग होकर दूसरी जगह पर जाना क्या कहलाता है, हमारा मृदा क्षरण कहलाता है। ये तो केवल नॉर्मल डेफिनेशन होती है। अब इसकी हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इसकी परिभाषा देखते हैं। तो मृदा क्षरण क्या होता है, मृदा के जो कण होते हैं, मृदा कणों का एक स्थान से दूसरी जगह पर जाना क्या कहलाता है, हमारा मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, हमारा मृदा क्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है, मृदा क्षरण कहलाता है। और क्षरण या फिर अपरदन का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है कमी होना, क्या होना। अगर क्षरण का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो या फिर इरोजन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, कम होना, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मृदा क्षरण कहलाता है, ठीक है ना। अब ये जो मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं और वहां पर जम रहे हैं, उस पूरी प्रक्रिया के दौरान इसके अंदर 3 स्टेप में ये पूरी की पूरी 3 चरण में ये पूरी की पूरी जो क्रिया हो रही है वो कंप्लीट होती है। यानी कि जो मृदा के जो कण थे, मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गमन हुआ था, वो जो पूरी क्रिया हो रही है वो 3 चरणों में कंप्लीट होती है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ भी अगर अधूरी रह जाती है तो वो कंप्लीट हमारे सॉइल इरोजन की डेफिनेशन को नहीं बता पाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार अगर हम बात करें वैज्ञानिक डेफिनेशन की, तो इसके अंदर 3 चरण कौन कौन से आते हैं। पहला आता है इसके अंदर पृथक्करण। क्या आता है इसके अंदर, पहला आता है पृथक्करण। पहला क्या आता है इसके अंदर, पृथक्करण, जिसको हम डी अटैचमेंट के नाम से जानते हैं। डी अटैचमेंट के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। दूसरा आता है पृथक्करण। दूसरा आता है इसके अंदर परिवहन। क्या आता है, परिवहन, जिसको हम ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। और तीसरा होता है जमा होना। क्या अर्थ होता है इसका, अर्थ होता है जमा होना, ठीक है ना। और जमा होने को हम सेडिमेंट के नाम से जानते हैं, सेडिमेंशन के नाम से इसको हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सेडिमेंशन के नाम से इसको हम जानते हैं। अगर किसी भी प्रोसेस के अंदर जो अभी हम टाइप देखेंगे उस टाइप के अंदर अगर ये तीनों प्रोसेस हो रही हैं तो वो प्रॉपर हमारे सॉइल इरोजन की डेफिनेशन को
इंगित करेगा, ठीक है ना, या फिर उसको डिनोट करेगा। तो ये मुख्य रूप से इसकी परिभाषा होती है। परिभाषा के अंदर ये तीनों शब्द मिल रहे हैं तो वो हमारी परिभाषा हो जाएगी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, मृदा के जो कण होते हैं, मृदा के कणों का पृथक्करण और उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन होना और उस स्थान पर जाकर जमना क्या कहलाता है, हमारा मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट है। ये सीधा सीधा तीनों शब्द प्री पीजे के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्न में से सोइल इरोजन की परिभाषा के लिए जो आवश्यक 3 स्टेप होते हैं वो कौन कौन सी होती है। तो तीनों स्टेप होती है कौन कौन सी, पृथक्करण, परिवहन और जमा होना। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अगर मृदा का अगर जो क्षरण हो रहा है उसका हम क्षेत्रफल की बात करें, यानी भारत के अंदर इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, भारत के अंदर इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है, तो उसकी बात करें तो जनरली मृदा जो अपरदन होता है उसके अंदर जो क्षरण होता है वो 4 प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार का क्षरण इसके अंदर काउंट किया जाता है। एक तो किया जाता है जल द्वारा और एक किया जाता है वायु द्वारा। तो इन दोनों का हमें याद रखना। ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो होता है 150 मिलियन हेक्टेयर है। अगर ओवरऑल हम बात करें कि सोइल इरोजन जो भारत के अंदर होता है उसका टोटल एरिया कितना है, तो वो हो जाएगा 150 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। इसके अंदर अब हम बात करें तो जल का कितना होता है और वायु का कितना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सबसे ज़्यादा जो मृदा का जो अपरदन करते हैं वो ये दोनों कार्य करते हैं। कौन कौन से, जल और वायु। इनके बारे में अभी हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो क्षरण का जो क्षेत्रफल होता है वो ओवरऑल भारत के अंदर कितना है, 150 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है। और इसमें से जो जल का जो है वो लगभग 111 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है ना, 111 मिलियन हेक्टेयर है। और जो वायु की बात करें तो वायु का हो जाएगा हमारा 38 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वायु का 38 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। ये हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जितने भी डेटा वाले क्वेश्चन है, ये जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने बैठो तो उससे पहले 1-2 दिन पहले ये डेटा वाले मैच कर लेना, क्योंकि ये डेटा बदलते रहते हैं, ठीक है ना। और ये जो मेरे पास में डेटा है ये लगभग 1 से 2 साल पुराने हैं। तो आप जब भी एग्जाम देने जाओ तो ये आप इनमें मैच कर लेना, गूगल पर सर्च कर लेना है जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, कृषि विभाग की, वहाँ पर जाकर देख लेना कि एग्जैक्ट डेटा क्या है, तो वो आप वहाँ पर इसमें करेक्शन कर लेना, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे 2 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। एक तो होता है मृदा की परिभाषा क्या होती है, सॉरी मृदा क्षरण की परिभाषा क्या होती है और इसका क्षेत्रफल क्या होता है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं इसके अंदर अगर ये जो मृदा क्षरण हो रहा है उसको नियंत्रण करने के लिए एक संस्था बनाई गई है, वो संस्था काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। उस संस्था के बारे में हम चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। तो उस संस्था की बात करें तो उस संस्था का नाम हो जाएगा केंद्रीय मृदा जल एवं वायु संरक्षण अनुसंधान संस्था। कौन सी संस्था हो जाएगी, अगर मृदा क्षरण हो रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए कि समय समय पर हमें किन किन विधियों को काम में लेना चाहिए, उस पर मॉनिटरिंग करने के लिए, या फिर जो मृदा क्षरण का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है घट रहा है, कितने में ज़्यादा हो रहा है कितने क्षेत्रफल में कम हो रहा है, उस सभी के लिए निगरानी के लिए एक संस्था बनाई गई है। और उस संस्था का नाम है भारतीय मृदा जल व वायु संरक्षण अनुसंधान संस्थान। संस्था का नाम क्या हो जाएगा, भारतीय मृदा जल व वायु संरक्षण अनुसंधान संस्थान। ये जो संस्था है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये देहरादून के अंदर स्थित है। देहरादून के अंदर ये स्थित है। और देहरादून वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये यूके के अंदर स्थित है, यानी कि उत्तराखंड के अंदर ये स्थित है, ठीक है ना। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो स्थापना कब होती है इसकी, ये जो संस्था है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी वर्ष 1974 के अंदर हुई थी। ये मुख्य रूप से बात हमें पता होनी चाहिए, कब हुई थी इसकी स्थापना, 1974 के अंदर हुई थी। ये हमें सबसे ज़्यादा पहले पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम जो मृदा जो क्षरण हो रहा है इसका हमने लास्ट पॉइंट देखा था, जो हमने अध्ययन के प्रमुख बिंदु बताए थे आपको, वो बताए थे 5 पॉइंट बताए थे। उसमें से मैंने आपको बताया था लास्ट वाला पॉइंट बताया था संरक्षण की विधियां। तो संरक्षण की विधियां के बारे में मैंने बताया था 2 प्रकार की विधियां आती है। तो मृदा का जो इरोजन हो रहा है, सोइल जो इरोजन हो रहा है उसके संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा जो जिस वैज्ञानिक ने काम किया था उस वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो प्रश्न आता है मृदा संरक्षण के पितामह का नाम क्या है। मृदा संरक्षण के जनक या फिर पितामह कौन है, मृदा संरक्षण के जनक या फिर पितामह कौन है, तो उनका नाम हो जाएगा H.H. बेनेट। क्या हो जाएगा, H.H. बेनेट उनका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H.H. बेनेट।
या बेनेट कई बार ये भी लिख लिया जाता है, तो ये बात भी हमें ध्यान होनी चाहिए। तो 4 बिंदु यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं जो सामान्य परिचय के अंदर आते हैं। सबसे पहले परिभाषा के अंदर नॉर्मल डेफिनेशन तो ये होती है कि मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, हमारे मृदा अपरदन कहलाता है। लेकिन उसके अंदर 3 स्टेप होती है, तब जाकर वो हमारी एक साइंटिफिक डेफिनेशन बन पाती है। कौन कौन सी? एक तो आता है इसके अंदर डी अटैचमेंट, दूसरा आता है इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा आता है इसके अंदर सेडिमेंशन, ठीक है ना। वो 3 पॉइंट आते हैं। उसके बाद में आता है टोटल एरिया कितना है, तो 150 मिलियन टोटल है। और उसके बाद में आता है 111 जल का हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारा 38 के आसपास जो है वो हमारे वायु अपरदन का हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं संस्था कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए कौन सी संस्था है, तो भारतीय मृदा जल व वायु संरक्षण अनुसंधान संस्था हो जाएगा। तो उसका नाम हो जाएगा देहरादून, यूके के अंदर स्थित है, उत्तराखंड। और स्थापना होती है 1974 में स्थापना होती है। और 1974 के अंदर ही हमारे जो भारत का जो पहला केवीके था, कृषि विज्ञान केंद्र था, उसकी स्थापना होती है। और भारत ने पहली बार जो परमाणु परीक्षण किया था वो भी 1974 के अंदर भी किया था। तो चीज़ों को आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आता है मृदा संरक्षण के जनक किसे कहा जाता है, तो एच.एस. बेनेट को कहा जाता है। ये हमारा सामान्य परिचय होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम प्रमुख इसके कारक देखते हैं। प्रमुख इसके कारक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो मृदा जो क्षरण हो रहा है इसके प्रमुख किन कारकों की वजह से या फिर किन कारण की वजह से ये हो रहा है। तो दूसरा जो इसके अंदर हमारा पॉइंट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, प्रमुख कारण कौन कौन से, प्रमुख कारण कौन कौन से, रीजन कौन कौन से, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो जितने भी प्रमुख रीजन है उनका हम सबसे पहले एक पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद में हम उन पॉइंटों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है इसके अंदर वनस्पति का अभाव। पहला जो पॉइंट आता है वो आता है वनस्पति का अभाव। अब ये वनस्पति का अभाव किस प्रकार से हमारे सोइल इरोजन को कारण बनता है वो भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा आता है इसके अंदर खुला पशुचारण, खुला पशुचारण, खुला पशुचारण। तीसरा हो जाएगा इसके अंदर जूमिंग कृषि। चौथा हो जाएगा इसके अंदर, तीसरा हो जाएगा जूमिंग कृषि। चौथा हो जाएगा इसके अंदर खराब कृषि क्रियाएं, खराब कृषि क्रियाएं। और नंबर 5वां हो जाएगा इसके अंदर, पहला हो जाएगा वनस्पति का अभाव, दूसरा हो जाएगा खुला पशुचारण, तीसरा हो जाएगा जूमिंग कृषि, चौथा हो जाएगा खराब कृषि क्रियाएं। और नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 हो जाएगा इसके अंदर जंगलों का, या फिर हम कह सकते हैं निर्वनीकरण। निर्वनीकरण का अर्थ होता है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों को काटना। वो क्या होता है, वनों को काटना। अब वनों को जो हम काटते हैं वो किसके लिए काटते हैं, तो अलग अलग पर्पज के लिए काटते हैं। तो ये जूमिंग कृषि और निर्वनीकरण, वनों को काटना, दोनों अलग अलग क्रियाएं होती है। ये बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, और ये जो वनों का जो काटना होता है या डिफॉरेस्टेशन होता है ये बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इन दोनों में मायने डिफरेंट होता है, लेकिन वो डिफरेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो जब हम फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे तब उसके अंदर डिटेल से एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो ये 5 प्रमुख बिंदु होते हैं, कौन कौन से एक बार देख लेते हैं हम। वनस्पति का अभाव, खुला पशुचारण, जूमिंग कृषि, खराब कृषि क्रियाएं और निर्वनीकरण या फिर वनों को काटना। अब हम इसमें से एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि वनस्पति जो होती है वो किस प्रकार से हमारे सोइल को या फिर जो सोइल इरोजन होता है उसको बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होती है। तो मुख्य रूप से हम बात करें इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप राजस्थान के सापेक्ष समझे। राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर राजस्थान की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। समझने के लिए इस प्रकार से समझना, क्योंकि राजस्थान की जो आकृति होती है वो पतंगाकार होती है, ठीक है ना। तो ये जो होता है ये हमारा अरावली का रीजन होता है, ये हमारा हो जाएगा हाड़ौती क्षेत्र हो जाएगा। और ये वाला जो पूरा एरिया जो होता है इसको हम पश्चिमी राजस्थान के या फिर वेस्टर्न राजस्थान के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, पूरा के पूरा यहाँ पर वनस्पति की कमी है, बहुत ज़्यादा वनस्पति की कमी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जलवायु है शुष्क जलवायु है, और उसकी वजह से यहाँ पर जो हवाएं होती है वो गर्म हवाएं चलती है और तीव्र हवा चलती है। उसकी वजह से क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है, यानी कि जो छोटे छोटे जो बारीक कण होते हैं जो जिनका आकार 1 mm से कम होता है, 0.1 mm से कम होता है, वो उड़कर चले जाते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर सोइल का जो इरोजन होता है वो बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में जो वनस्पति का अभाव, वनस्पति की यहाँ पर कमी होने की वजह से सोइल इरोजन को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, जो एक मुख्य कारण के रूप में हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है खुला पशुचारण। खुला पशुचारण से तात्पर्य है कि जहाँ पर
पर वनस्पति अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है वहाँ पर क्या किया जाता है, जैसे बरसात का समय आता है वहाँ पर हरियाली जितनी ज़्यादा रहेगी वहाँ पर उतना ही ज़्यादा पशुचारण होता है, यानी वहाँ पर खुले में पशु चरने जाते हैं। और आपने एक शब्द सुना होगा भेड़ निष्क्रमण, क्या एक शब्द है जिसका नाम है भेड़ निष्क्रमण। ये इसमें फिक्स बैठ रहा है भेड़ निष्क्रमण, एक शब्द सुना होगा भेड़ निष्क्रमण। भेड़ निष्क्रमण का अर्थ होता है भेड़ों को जंगलों में चराने के लिए छोड़ दिया जाता है। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर राजस्थान के अंदर जो भेड़ों की जो संख्या होती है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और जैसे बरसात का सीजन आता है वो बरसात के सीजन में जो हमारा अरावली वाला जो रीजन है, माउंटेन वाला जो रीजन होता है यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर वनस्पति सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो यहाँ पर भेड़ यहाँ पर चरने के लिए आ जाती है, उसी को हम भेड़ निष्क्रमण कहते हैं। और आपने कई बार अपने आसपास के जो गाँव होते हैं, गाँव के अंदर आपने रास्तों पर जो बोर्ड लगा होता है उसके वहाँ पर देखा होगा कि भेड़ निष्क्रमण क्षेत्र कृपया वाहन धीरे चलाए, भेड़ निष्क्रमण क्षेत्र कृपया वाहन धीरे चलाए। तो वो भी हमारे इसके अंदर खुले पशुचारण के अंदर आ जाता है, जो क्या करता है हमारे सोइल इरोजन को क्या करता है बढ़ावा देता है। क्योंकि हम जनरली सभी जानते हैं वनस्पति की जो जड़ होती है वो क्या करती है, जो सोइल होती है उसको जकड़े रखती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मृदा अपरदन जो होता है वो बहुत कम होता है। तो अगर हमारी वनस्पति नहीं रहेगी तो उसकी वजह से हमें सोइल इरोजन को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद आता है जूमिंग कृषि। जूमिंग कृषि की बात करें तो जूमिंग कृषि क्या होती है, तो इसको वन लाइन में हम बात करें तो जितने भी वनस्पति होती है, वनस्पति जितनी भी होती हैं उनको एक ही साथ में उनको काट कर जला देना और उसके बाद में वहाँ पर कृषि कार्य करना क्या कहलाता है, हमारा जूमिंग कृषि कहलाता है। इसके अलग अलग नाम होते हैं, इसको बर्न व स्लेश एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है, स्थानांतरित खेती के नाम से भी जाना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सेशन कर रखा है क्या जूमिंग कृषि क्या होती है। और एक आता है टोंगिया कृषि। तो जो टोंगिया कृषि जो होता है वो अल्टीमेटली और कुछ नहीं होता है, जो जूमिंग कृषि जो होती है उसका सुधरा हुआ रूप जो होता है वो टोंगिया कृषि के नाम से जानता है। ये टोंगिया कृषि और शिफ्टिंग कल्टीवेशन दोनों क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सेशन कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉरेस्ट्री पूरा एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, उसके अंदर आपको ये जूमिंग कृषि से संबंधित सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो हम बात करें थे जूमिंग कृषि। जूमिंग कृषि का अर्थ क्या होता है, तो कोई भी हमारा वन है वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वनस्पति हैं तो उसमें क्या किया जाता है, उनको काट दिया जाता है, काटने के बाद में जैसे वो सूख जाते हैं उनको जला दिया जाता है और वहाँ पर कृषि कार्य करने लग जाते हैं। और यही क्रिया जो लगभग 2 से 3 वर्ष तक वहाँ पर फसल उत्पादन लेते हैं। उसके बाद में वहाँ से जैसे सोइल की जो फर्टिलिटी जो होती है, उर्वरता जो होती है, मृदा उर्वरता वो कम हो जाती है, वहाँ से उसके बाद में दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं और यही क्रिया अपनाई जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, वनस्पति बिल्कुल खत्म हो जाती है। खत्म होने की वजह से वहाँ पर धीरे धीरे जो वायु जो हमारा जल अपरदन होता है उसकी वजह से, जल की वजह से अपरदन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, वो हमारे सोइल इरोजन के लिए जिम्मेदार हो जाता है। ठीक है ना। तो ये आता है हमारा जूमिंग कृषि। खराब कृषि क्रियाएं। खराब कृषि क्रियाओं से तात्पर्य है कि कई बार ऐसा होता है कि जो जहाँ पर वनस्पति ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, या फिर हम जनरली देखें गांव का आसपास जो खाली जो भूमि होती है वहाँ पर किसी का अधिकार नहीं होता है, वहाँ पर गवर्नमेंट से परमिशन लिए बिना वहाँ पर कृषि कार्य करने लग जाते हैं। और वहाँ पर जो कृषि कार्य किया जाता है वो हमारा जो खुद का जो खेत होता है उसकी तुलना में वहाँ पर जो कृषि कार्य किया जाता है वहाँ पर बहुत ही घटिया तरह से कृषि कार्य किया जाता है, जिसके अंदर उसकी अनचाहे वहाँ पर निराई गुड़ाई करना, खरपतवार का नियंत्रण करना, गहरी खुदाई करना। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, जो हमारी सोइल होती है वो पानी के साथ में मिलकर बह जाती है, जिसकी वजह से जो सोइल इरोजन होता है वो बढ़ने लगता है। उसके बाद में आता है निर्वनीकरण या फिर वनों को काटना। वनों का काटने से तात्पर्य है कि जो वनों को जो काटा जाता है वो अलग अलग पर्पज के आधार पर काटे जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें तो जंगलों से जो हम लकड़ी लेकर आते हैं जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो उसकी वजह से हम पेड़ों को इनको काटते रहते हैं। तो धीरे धीरे जो लॉन्ग टर्म के लिए ये क्रिया अपनाई जाती हैं और उसकी वजह से वनस्पति कम होती जाती है, जिससे हमारे जो सोइल इरोजन को बढ़ावा मिलता है। और साथ ही साथ में हम बात करें अलग सीजन के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें वनों को कब और ज़्यादा काटा जाता है, तो एक तो हम जलाने के लिए तो काटते, साथ ही साथ में हम बात करें जो हमारे रबी ऋतु की जो सीजन आता है, रबी फसल का जो सीजन आता है उसके अंदर एक फसल बोई जाती है और उस फसल का नाम अफीम। उस फसल का नाम है क्या, अफीम, जिसको हम ओपीएम के नाम से जानते हैं। पेपर सोमनीफेरम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो अफीम की जब हम कृषि कार्य करते हैं, अफीम की जब खेती की जाती है, तो उस कंडीशन में अफीम के सुरक्षा के लिए हमें कई सारे पोल की आवश्यकता होती है। लकड़ी के जो पोल होते हैं उसकी आवश्यकता होती है और वो बहुत मजबूत चाहिए होता है हमें। तो उसकी सुरक्षा के लिए हम अफीम की जो कृषि की जाती है उसके ऊपर पूरा एक जाल बना दिया जाता है। ये मान लीजिए
ये मान लीजिए हमारा एक खेत है। अब यहाँ पर हमने पौधे लगा रखे हैं, तो अफीम के पौधों की सुरक्षा करने के लिए, पक्षियों से इनसे सुरक्षा करने के लिए इसके चारों तरफ क्या किया जाता है, इस प्रकार से जाल बिछा दिया जाता है। जाल बिछा दिया जाता है तो उस जाल को बिछाने के लिए हमें मजबूत लकड़ी के पोल की आवश्यकता होती है या खंभों की आवश्यकता होती है। तो वो जो लकड़ी के जो खंभे लाए जाते हैं वो भी हम वनों से काट कर लेके आते हैं। तो उसके लिए, उससे भी क्या होता है, वनों का धीरे धीरे कटाई होती रहती है। तो उस कंडीशन में सोइल इरोजन को बढ़ावा मिलता है। तो ये प्रमुख 5 कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो सोइल इरोजन को बढ़ावा मिलता है। एक बार हम फिर देख लेते कौन कौन से। वनस्पति का अभाव, दूसरा हो जाएगा खुला पशुचारण। ये जो मैंने आपको जो एग्जांपल बताई है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर तो ये एग्जाम इनसे प्रश्न नहीं आए, लेकिन आप जब भी थ्योरेटिकल एग्जाम देने जाओ, जैसे बोर्ड का एग्जाम हो गया, तो ऐसे एग्जाम के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर जो हम एग्जाम देने जाते हैं उसके अंदर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखना होंगे। बेड निष्क्रमण, जूमिंग कृषि, खराब कृषि क्रिया, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताई, एग्जाम्पल अगर आप वहाँ पर लिखोगे तो एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर को, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे मृदा क्षरण के जो प्रमुख कारण होते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा इसके अंदर हमारे इसके प्रकार आ जाएंगे। प्रकार के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर प्रकार। तीसरा जो पॉइंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका प्रकार, यानी कि मृदा अपरदन जो हो रहा है उसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो जनरली मृदा अपरदन के जो प्रकार होते हैं वो जो 12th की जो बुक है उसके अंदर, जो आरबीएससी की जो 12th की जो बुक आती है उसके अंदर जो मृदा अपरदन के जो प्रकार दे रखे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, वो केवल 2 प्रकार दे रखे हैं, एक तो जल के द्वारा और एक दे रखा वायु के द्वारा। लेकिन हम यहाँ पर 4 प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं जो निश्चित है हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले हम उनके नाम देखते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनको फिर हम सेपरेट करके एक एक करके उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है हमारे इसके अंदर प्रकार के अंदर, पहला आता है इसके अंदर प्राकृतिक क्षरण। प्राकृतिक क्षरण जो होता है इसको हम नेचुरल इरोजन के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम किस नाम से जानते हैं, भूगर्भिक क्षरण के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, भूगर्भिक क्षरण के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। क्या होता है अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। उसके बाद में आता है नंबर 2 आता है हमारे त्वरित क्षरण, या इसी को हम एसिलेटेड इरोजन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एसिलरेटेड इरोजन के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में नंबर 3 आता है वेव क्षरण, ठीक है ना। वेव क्षरण ये, और या फिर इसी को जो वेव क्षरण होता है इसी को हम समुद्री तट क्षरण के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, समुद्री तट क्षरण के नाम से भी जाना जाता है, और इसको इंग्लिश में हम वेव इरोजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। वेव इरोजन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है नंबर 4 पर आता है हमारे नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर हमारे लास्ट हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक क्षरण। एंथ्रोपोजेनिक क्षरण, या इसी को हम एंथ्रोपोजेनिक इरोजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एंथ्रोपोजेनिक इरोजन के नाम से जानते हैं। तो ये प्रमुख 4 प्रकार होते हैं जो मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। पहला आता है प्राकृतिक क्षरण, इसी को हम भूगर्भिक इरोजन के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक को हम नेचुरल इरोजन के नाम से जानेंगे, और भूगर्भिक को हम इंग्लिश के अंदर जोग्राफिक इरोजन के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। त्वरित को हम एसिलरेटेड इरोजन, वेव इरोजन को हम समुद्री तट, जिसको हम सी शोर इरोजन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सी शोर इरोजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, जब हम जल अपरदन पढ़ेंगे तब उसके अंदर एक स्टेप आएगी, वो वहाँ पर हम इसको समझ लेंगे, ठीक है ना। दूसरा चौथा आता है एंथ्रोपोजेनिक क्षरण, इसी को हम इंग्लिश में एंथ्रोपोजेनिक इरोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये नाम हमें पता होना चाहिए कि जो मृदा अपरदन जो होते हैं उसके कितने 4 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक, त्वरित, वेव और एंथ्रोपोजेनिक। अब हम इनमें से एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे प्राकृतिक क्षरण, या फिर इसी को हम बोलते हैं भूगर्भिक क्षरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, भूगर्भिक क्षरण के नाम से इसको हम जानते हैं। तो इसका बात करें तो इसके अंदर जो अपरदन के लिए जो जितने भी जिम्मेदार जो कारक होंगे,
जो प्राकृतिक जो क्षरण हो रहा है, प्राकृतिक क्षरण के अंदर चाहे वो जितने भी कारक होंगे वो सभी के सभी हमारे किससे संबंधित होंगे, प्रकृति के द्वारा ही इसमें संबंधित होंगे। यानी कि जो भी कारक होंगे वो किससे संबंधित होंगे, प्रकृति के द्वारा होगा। ये जितना भी इरोजन होगा उसके पीछे का जो प्रमुख कारक होंगे, चाहे वो जल के द्वारा हो, चाहे फिर वो वायु के द्वारा हो, अत्यधिक तीव्र हवाओं के माध्यम से हो, चक्रवात के माध्यम से हो, या फिर गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से हो, सुनामी के माध्यम से हो, किसी के भी माध्यम से हो, तो उसके पीछे का जो प्रमुख कारक होगा वो क्या होगा, प्रकृति के द्वारा। यानी प्रकृति के द्वारा जितने भी कारक होते हैं वो सभी के सभी हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, प्राकृतिक के अंदर आ जाएंगे। और उसके द्वारा जो भी इरोजन हो रहा है वो हमारे प्राकृतिक इरोजन के नाम से या फिर प्राकृतिक क्षरण के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर जो इरोजन जो होता है, इसके अंदर जो क्षरण जो हो रहा है, इसके अंदर जो इरोजन जो हो रहा है, इसके अंदर मेन पॉइंट याद रखने बात कौन सी होगी, इसके अंदर जो क्षरण होता है, जितना ये पॉइंट, ये जो लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जितना क्षरण होगा उतना ही मृदा का क्या होगा, मृदा निर्माण होगा। यानी कि इसके अंदर जो चांसेस जो रहते हैं अपरदन और मृदा निर्माण होने का, वो हो जाता है 50-50% होता है। यानी कि अगर 50-50% इसके अंदर योगदान रहता है। यानी अगर मान लीजिए कोई भी मृदा है उसके अंदर प्रकृति के माध्यम से अगर जो क्षरण हो रहा है वो 50% हो रहा है, तो उसी का जो उसका जो रिप्लेस होगा, यानी कि मान लीजिए क्षरण हो रहा है तो उसकी जो भरपाई होगी वो भी किसके माध्यम से होगी, प्रकृति के द्वारा होगी। तो इसके अंदर जो मेन बात जो होती है वो क्या हो सकती है, जितना मान लीजिए ये हमारी ये जो एरिया है इसके अंदर हमारे वन सब हैं, इसके अंदर पहाड़, नदियां, नाले सब कुछ निकल रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा प्राकृतिक माध्यम से मान लीजिए वर्षा हो रही है, तो वर्षा होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए इस क्षेत्र के अंदर हमारे मृदा का अपरदन हुआ, तो मृदा का अपरदन हुआ तो हमें प्रकृति को नुकसान होगा। तो अब इस नुकसान की जो भरपाई होगी, वो जो नुकसान की जो भरपाई होगी वो किसके द्वारा की जाएगी, एक तो प्रकृति के द्वारा की जाएगी, लेकिन प्रकृति के द्वारा की जाएगी। उसके बाद में क्या होता है, तो इसका जो रिप्लेस जो होगा वो प्रकृति के द्वारा की जाएगी भरपाई। और उसके बाद में जितना हमें नुकसान हो रहा है उस नुकसान के लिए जितना समय लगेगा, मान लीजिए ये जो नुकसान हुआ इस नुकसान के लिए हमें 1 घंटे का समय लगा, 1 घंटे का समय लगा, तो इसकी भरपाई के लिए भी हमें कितना समय, प्रकृति कितना समय लेगी, 1 घंटे का समय लेगी। तो इसके अंदर जो चांसेस जो रहते हैं वो 50-50 रहते हैं किसी भी कंडीशन के लिए। जैसे मैंने अभी जो 2 पॉइंट बताए कि जितना क्षरण होगा उतना ही मृदा का निर्माण होगा। यानी एक तो हो जाएगा कि अगर जितना एरिया में मृदा का क्षरण हो रहा है उसकी जो भरपाई होगी वो उतना ही समय में प्रकृति के द्वारा कर ली जाएगी। इसी पूरे मैकेनिज्म को हम किस नाम से जानते हैं, प्राकृतिक क्षरण, या फिर इसको भूगर्भिक क्षरण के नाम से जानते हैं। तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि जो प्राकृतिक क्षरण के अंदर जो क्षरण होता है उसके अंदर जो प्रोसेस जो होती है उसके अंदर जितना क्षरण होगा उतना ही क्या होगा, मृदा का निर्माण होगा। यानी कि 50-50% इसके चांसेस रहते हैं। यानी कि जितना समय इसको क्षरण होने में लगेगा उतना ही उसकी भरपाई होने में भी उतना का उतना ही समय लगेगा। ठीक है ना। और ये जो सारी क्रियाएं की जाती है वो किसके माध्यम से होती है, प्रकृति के द्वारा जितने भी कारक होते हैं उनके माध्यम से ये हमारा क्षरण होता है। इसी के साथ में हमारा प्राकृतिक क्षरण कंप्लीट होता है। ये नाम याद रखना, प्राकृतिक क्षरण को भूगर्भिक क्षरण या फिर इसी को हम ज्योग्राफिक इरोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम हमारा जो दूसरा जो क्षरण का प्रकार है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दूसरा जो क्षरण का प्रकार है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो दूसरा जो हमारे क्षरण का जो प्रकार आता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा त्वरित क्षरण। कौन सा हो जाएगा, दूसरा जो प्रकार है उसका नाम क्या हो जाएगा, त्वरित क्षरण। क्या हो जाएगा, त्वरित क्षरण। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम एक्सीलरेटेड इरोजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एक्सीलरेटेड इरोजन के नाम से इसको हम जानते हैं। अब ये क्या होता है, तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऐसा क्षरण का प्रकार जो क्या होता है कम समय में अधिक घातक हो, ऐसे क्षरण को हम त्वरित क्षरण के नाम से जानते हैं। त्वरित का अर्थ क्या होता है, एक्यूरेट, यानी कि बिल्कुल फास्ट, या फिर हम कह सकते हैं इमीडिएटली होने वाला, जल्दी होने वाला जो क्षरण होता है वो हमारे त्वरित क्षरण के अंदर होता है। अब ये जो त्वरित क्षरण होता है किस किस माध्यम से हो सकता है, पानी के वर्षा हुई, 5 मिनट वर्षा हुई, अत्यधिक तीव्र वर्षा हुई और मृदा को अपने साथ में बहा कर लेगी, वो हमारा त्वरित क्षरण हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करें, अत्यधिक तीव्र हवा चली, आंधी तूफान चले और मृदा के कणों को अपने साथ में उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए, और उसी को हम किस नाम से जानते हैं, त्वरित क्षरण के नाम से जानते हैं। तो जो त्वरित क्षरण जो होता है इसके अंदर मुख्य रूप से एक बात याद रखनी है, ये जो क्षरण होता है वो किस माध्यम से होता है, जल प्लस वायु
दोनों से होता है, ठीक है ना, दोनों से होता है। और ये जो क्षरण होता है ये किस जगह पर होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जगह होता है जनरली ये खाली जगह पर ज़्यादा होता है। किस जगह पर होता है? खाली जगह पर ये जो क्षरण होता है, त्वरित क्षरण वहाँ पर ज़्यादा होता है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा वनस्पति रहेगी उस कंडीशन में जो पानी अगर वर्षा ज़्यादा हो रही है फिर भी वो जड़ों को, जो जड़ें होंगी वो मृदा के जो कण होंगे उनको जकड़े रहेगी, तो उसकी वजह से जो इरोजन होगा वो कम होगा। तो ये कौन सी जगह पर होता है? खाली जगह पर होता है। खाली जगह पर जब मृदा और खाली जगह पर जो मृदा होती है वो वहाँ पर जब अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है और अत्यधिक तीव्र हवा चलती है तो उस कंडीशन में मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और उसी को हम किस नाम से जानते हैं? त्वरित क्षरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? त्वरित क्षरण के नाम से जानते हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही हमें पढ़ना है। इसी को हम 5 स्टार से सम्मानित करेंगे। इसी के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है कि जो जल क्षरण जो होता है और वायु जो क्षरण होता है ये कितने प्रकार का होता है, इसका जो क्षरण हो रहा है इसका हम मूल्यांकन या फिर एनालिसिस किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड अपनाए जाते हैं और इसको कौन कौन कारक प्रभावित करते हैं, वो सभी हमें इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद में जो अगला जो हमारा जो क्षरण का प्रकार आता है वो आता है, कौन सा आता है? वेव इरोजन, या इसी को हम वेव क्षरण के नाम से भी जानते हैं। वेव क्षरण के नाम से इसको हम जानते हैं। और ये हो जाएगा हमारे, इसी को हम समुद्र तट क्षरण के नाम से भी जानते हैं। समुद्र तट क्षरण के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसमें क्या होता है? तो वेव इरोजन का अर्थ क्या होता है? तो इसके अंदर जो त्वरित क्षरण जो होता है इनमें जो जल और वायु जो होते हैं वो दोनों एक साथ में कभी कार्य नहीं करते। लेकिन वेव इरोजन के अंदर क्या होता है? जल व जो वायु होता है, जल व वायु दोनों क्या करेंगे? सम्मिलित रूप से क्या करेंगे? मृदा का क्षरण करेंगे। अगर सम्मिलित रूप से मृदा का क्षरण कर रहे हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? वेव क्षरण के नाम से जानते हैं। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वेव क्षरण क्या होता है? तो ऐसा क्षरण का प्रकार जिसके अंदर जल व वायु दोनों सम्मिलित रूप से मृदा का क्षरण करते हैं, मृदा का ह्रास करते हैं, पोषक तत्वों को स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं कणों के माध्यम से, उसे हम वेव इरोजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वेव इरोजन के नाम से जानते हैं। तो इसका कोई ना कोई अच्छा एग्जाम्पल होगा। तो हाँ, एग्जाम्पल बिल्कुल है। तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो आपने देखा होगा, समुद्र के जो समुद्र का जो तट होता है, समुद्र तट के किनारे जो सुनामी जो आती है, समुद्र तट के जो पास में जो सुनामी आती है उस सुनामी के अंदर क्या होता है? सुनामी की बड़ी बड़ी लहरें उठती है, ठीक है ना। और इस सुनामी के अंदर क्या होता है? हमारे जल भी होता है और इसी के साथ में क्या होता है? अत्यधिक तीव्र वायु भी होती है। तब जाकर हमारा जो क्षरण होता है वो कौन सा होता है? वेव इरोजन कहलाता है। तो समुद्र तट के आसपास जो सुनामी आती है या फिर जो चक्रवात आते हैं, समुद्र के अंदर जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उसके क्या होता है? अंदर हवा का एक बाउंडर बनता है। हवा का बाउंडर जैसे ही बनता है तो वो क्या करता है? पानी को भी अपने साथ में ऊपर उठा लेता है और एक तीव्र हवा के माध्यम से लहरें उफान लेती हुई आगे बढ़ती हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। और ये जो वेव इरोजन जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो समुद्र तट के आसपास जो हमारे राज्य हैं वहाँ पर ये होता है। या फिर हम वन लाइन में कहें तो वेव इरोजन कहाँ पर होता है? तो ये जो कोस्टल एरिया जो होता है, जो कोस्टल एरिया जो होता है यानी कि जो समुद्र के तट का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। तो एक दो राज्य की बात करें तो केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, जो समुद्र तट के आसपास के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर ये वेव इरोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। ये मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो याद रखना, वेव इरोजन के अंदर जल व वायु दोनों सम्मिलित रूप से मृदा का क्षरण करते हैं। जैसे हम बात करें सुनामी हो गया और चक्रवात हो गया तो उसकी वजह से जो होता है वो हमारे वेव इरोजन होता है। और त्वरित के अंदर जल व वायु दोनों, इसके अंदर भी जल और वायु होते हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं, दोनों सम्मिलित रूप से कभी नहीं करते, ठीक है ना। तो ये इसी के साथ में हमारा 3 जो प्रकार होते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। पहला प्राकृतिक, दूसरा त्वरित, तीसरा हो जाएगा वेव इरोजन। लास्ट का जो बचा हुआ उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उसका नाम है एंथ्रोपोजेनिक क्षरण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एंथ्रोपोजेनिक क्षरण। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा? एंथ्रोपोजेनिक क्षरण। लास्ट वाला हो जाएगा नंबर 4 हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक क्षरण, या इसी को हम एंथ्रोपोजेनिक इरोजन के नाम से, इसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? एंथ्रोपोजेनिक इरोजन के नाम से इसको जानते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? तो अगर यदि जो क्षरण का जो प्रकार है या फिर जो क्षरण जो हो रहा है, वायु का जो क्षरण हो रहा है, जो वायु का जो क्षरण हो रहा है या इरोजन जो हो रहा है, मृदा का जो क्षरण हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है? मानव के द्वारा हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं मानव की क्रियाकलाप
मानवीय क्रियाकलापों के माध्यम से अगर कोई शरण हो रहा है तो वो हमारे एंथ्रोपोजेनिक शरण आएगा। अब मानव किस प्रकार से शरण के लिए जिम्मेदार होता है तो हम एक उसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आप सभी ने जब भी किसी भी रोड कंस्ट्रक्शन का कार्य देखा होगा या फिर हम बात करें रेलवे कंस्ट्रक्शन का कार्य देखा होगा, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल की जो आवश्यकता होती है, वो जो रॉ मटेरियल जो लाया जाता है वो बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं उनको काट काट कर लाया जाता है। बड़ी बड़ी जो चट्टान होती है उनको तोड़ा जाता है, उनकी ग्रेडिंग की जाती है, छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। तो उसके दौरान जो मानव के द्वारा जो जितने भी जेसीबी हो गए फिर हमारे क्रेन हो गए, इनके माध्यम से जो बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं उनको तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद में उनको तोड़ा जाता है। और तोड़ने के बाद में यदि अचानक से जो बड़ा पहाड़ था उसका कोई एक छोटा सा भाग बहकर पानी के साथ में नीचे आ जाता है, या फिर हम बात करें जो पहाड़ था उसके अंदर कोई हलचल होती है तो वो पहाड़ का जो टूटा हुआ जो अंश होता है वो अगर टूट कर नीचे आ जाता है तो उसके जो पीछे का जो जिम्मेदार जो कारक होता है वो कौन होता है? मानव होता है। क्योंकि उसके मानव वहाँ पर क्या कर रहा है? खनन कार्य कर रहा है। और खनन कार्य के दौरान कई बार आपने सुना होगा कि जो पूरा का पूरा जो पहाड़ का जो हिस्सा होता है वो ढह कर नीचे आ जाता है, जिसके अंदर कई सारे लोग दब जाते हैं। तो वो जो घटना होती है वो मनुष्य के द्वारा होता है या फिर वो मानवीय प्रेरित होता है। तो ऐसे कारकों को हम एंथ्रोपोजेनिक के नाम से जानते हैं। और अगर उसके माध्यम से शरण होता है तो वो हमारे एंथ्रोपोजेनिक शरण के अंदर इसको काउंट करते हैं। ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एंथ्रोपोजेनिक शरण के अंदर जो शरण का जो कारक होता है वो कौन होता है? तो मानव कि जितने भी क्रियाकलाप जो होती हैं वो इसके अंदर जिम्मेदार होते हैं। ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे जो 4 प्रकार थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से? पहला था हमारे प्रकार की बात करें तो प्राकृतिक, त्वरित और व्यय इरोजन, और एक हो जाएगा हमारे एंथ्रोपोजेनिक इरोजन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारे प्रमुख जो हमारे ये जो हमने प्रकार पढ़े इनके अंदर हम त्वरित इरोजन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि त्वरित इरोजन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, कौन कौन से पॉइंट हमें याद रखने हैं, कौन कौन से इसके अंदर प्रकार होते हैं, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, वो सभी के बारे में इसके अंदर चर्चा करेंगे। तो हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। तो बताइएगा जरूर सेशन कैसा लगा हो, और सेशन अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।